सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और आज की जो क्लास अपनी होने वाली है वो होगी कोशिका की कार्यविधि यानी फंक्शन ऑफ सेल। पिछली जो क्लास हम लोगों ने की थी कोशिका के बारे में, उसमें हम लोगों ने बेसिक जानकारी की थी कोशिका की। कोशिका शब्द कहाँ से आया, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में जानी थी। और आज की जो क्लास होगी वो हम लोग कोशिका के पूरे डिटेल मतलब पूरा समझेंगे क्या है कार्यविधि इसकी कोशिका की। ठीक, ये अलग अलग जो अंग है इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। ठीक, ये पूरी कोशिका का स्ट्रक्चर है अंदर का, और ये अलग अलग अंग हैं और अलग अलग अंग मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, और कार्य करके क्या करते हैं, पूरी कोशिका को जीवित रखते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यही समझेंगे कैसे अलग अलग अंग मिलकर क्या क्या कार्य कर रहे हैं और उनके क्या क्या नाम है। ठीक, और देखिए पिछली जो क्लास की थी मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और रिवीजन जरूर करना है चीजों का। रिवीजन क्यों करना है जरा समझिए। छोटा सा एक चीज हम बताएंगे आपको। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज हम लोग जब पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ें तो उसको बोलते हैं स्टडी, है ना। कहीं से भी हमने कुछ भी पढ़ा उसको बोला हमने स्टडी। ठीक, स्टडी किया है। अभी स्टडी को क्या करना है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, यानी कि रिवीजन बहुत जरूरी है चीजों का। अगर आपने कोई चीज पढ़ी और उसको रिवाइज नहीं किया तो वो चीज क्या होगी, हमारे दिमाग से थोड़े समय के बाद वो निकल जाती है। ठीक, तो स्टडी के बाद रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, रिवीजन हो जाएगा तो जैसे ही होगा रिवीजन वैसे ही होगा हम लोग को नॉलेज। किसी भी चीज का रिवीजन करने के बाद तुरंत होता है हम लोग को क्या, नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है, चीजों को पढ़ने के बाद उसका होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा पेपर में हम लोग का नॉलेज ही चेक किया जाता है कि कितना हम लोग को नॉलेज। ठीक, तो स्टडी के बाद रिवीजन हमने किया, रिवीजन के बाद हम लोग को हो गया है नॉलेज। अब जैसे ही होगा हमें नॉलेज वैसे ही हो जाता है कॉन्फिडेंस। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। कॉन्फिडेंस, और यही चाहिए जिंदगी में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जहां भी जाएं, कोई भी पेपर हो, आपको आंसर देने से पहले उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसका इसका आंसर हमें पता है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, पूरा कॉन्फिडेंस है, इसका आंसर यही है, पूरा भरोसा है। ठीक, अच्छा, वही कॉन्फिडेंस आगे चल के आपका रास्ता बनता है काहे का, सक्सेस का। ठीक, यानी सक्सेस का रास्ता बनेगा हमारा कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगा, हमें रिवीजन करने से। और रिवीजन हम किस चीज का करेंगे, स्टडी, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे चीजों को। ठीक, तो यही सारा क्रम बना के रखना है और चीजों को क्या है आसानी से समझते जाना है और यहाँ तक पहुंचना है। और ये देखिए सफलता क्या होता है, कहीं दूर नहीं है, सफलता हम लोग के अंदर ही है, हम लोग के पास ही है सफलता। बस हम लोगों को क्या करना है, थोड़े से ऐसे प्रयास करते रहने जिससे सफलता का रास्ता साफ होता जाए, आसान होता जाए। देखिए आपने सुना होगा जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो पानी देखो कहीं है नहीं, पानी को खोजा नहीं जाता है, पानी नीचे ही है। बस ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटा दिया जा रहा है, ऊपर की मिट्टी को हटा दिया जा रहा है, बस नीचे पानी अपने आप इकट्ठा है, उसको क्या है निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही सफलता कहीं दूर नहीं है, सफलता हम लोग के पास ही है, हम लोग के अंदर ही है। बस बीच में जो बाधाएं हैं, बीच में जो हम लोग को सफल होने से रोक रही है चीजें, उनको दूर करना है। क्या चीजें रोक रही है, मान लो हम लोग को बहुत ज्यादा आलस है, बहुत चीजें पढ़ने के बाद हम लोग को क्या है समझ नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर है वही सफलता के बीच में बाधाएं, तो उनको दूर करिए, ये सभी के पास में है। ठीक, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करते रहना है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। अच्छा एक चीज और देखिए, किस्मत और कल, ये दो शब्द जो होते हैं बहुत ही खतरनाक है, इनके भरोसे ना ही रहे, ये दोनों बिगाड़ के रख देते हैं इंसान को। ठीक, किस्मत और कल, किस्मत कुछ भी नहीं होती। ठीक, मेरे हिसाब से किस्मत कुछ भी नहीं होती, जो कुछ भी होता है संयोग होता है। संयोग समझते हैं ना आप लोग, किस्मत और संयोग में देखिए फर्क है। किस्मत क्या होती है कि किस्मत के हम लोग सहारे रह जाते हैं कि किस्मत में होगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा हो जाएगा, ऐसा नहीं, किस्मत कुछ नहीं, उसके सहारे नहीं रहना है, हमें मेहनत करते रहना है। ठीक, संयोग हो सकता है कि हाँ आपने जितनी मेहनत की हो उसके अलावा आपको उससे ज्यादा मिल जाए, ये संयोग हो सकता है। संयोग के कभी हम लोग सहारे नहीं रहते, को इंसिडेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको, तो को इंसिडेंस के हम लोग सहारे नहीं रहते हैं, किस्मत के बहुत ज्यादा सहारे हो जाते हैं। किस्मत में ही ऐसा लिखा है, किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, आपने जितनी मेहनत की आपको उतना ही मिलेगा। ठीक, अच्छा एक ये शब्द आता है कल, कल भी बहुत ही खतरनाक शब्द, हम लोग कहते हैं कल देखेंगे कल करेंगे, ये नहीं, कल कभी होता ही नहीं है, जब होता है वो होता है कब, आज। यानी आज जो आप कर रहे हैं वही आपका वो कल होगा। यानी आज आप अगर आराम करेंगे बढ़िया से आराम करते हैं, ठीक है, तो कल जो होगा ना आपको आराम ही मिलेगी, मतलब वैसी वाली आराम जो आप आज कर रहे हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो कल भी आराम करेंगे, फिर कल भी आराम करेंगे, फिर कल भी आराम, तो यही छोटी छोटी आराम मिलके एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो कल के सहारे मत रहिए, जो करना है आज करिए, आप जो करेंगे उसी से आपका कल बनेगा।
यानी आज आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कल काम आएगी, कल आपको और मेहनत करने के आगे रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन आज आराम करेंगे तो और कल आलस आएगा, और कल आलस आएगा, तो आलस आलस आते आते क्या होता है, समस्याएं आ जाती हैं, चीजें बेकार होने लगती हैं। तो किस्मत और कल पे भरोसा ना करते हुए हम लोग संयोग और आज पे भरोसा करते हुए मेहनत शुरू करते हैं। और आज समझेंगे हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल से। ठीक, ये चीजें देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर अगर इसको गहराई से समझा जाए तो बहुत ही काम की चीजें हैं ये। ठीक, तो समझते हैं कल और किस्मत को छोड़ते हुए हम लोग मेहनत और आज पे भरोसा करेंगे। ठीक, और पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेली। कोशिका किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह से कार्यविधि है कोशिका की, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग कोशिका की बात करें तो यह है अपनी एक कोशिका। अभी क्या है, इसके आप देखेंगे चारों तरफ, है ना, तो ये जो सर्किल जैसा बन रहा है ना, देखो कोशिका है, इसको बीच से हमने ऐसे जब देखा जाता है काट के तो ऐसा कुछ व्यू दिखता है, ऐसे पूरी गोल होती है, बीच से कटा हुआ है, तो देखेंगे आप चारों तरफ इसके एक क्या दिख रहा है, आवरण दिख रहा है, यानी झिल्ली की तरह दिख रही है, तो इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे पहला जो कोशिका का सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है कौन, कोशिका झिल्ली। ध्यान से समझेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अभी क्या होता है कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है इसका कार्य बहुत ही अहम होता है कोशिका के लिए, किसी भी कोशिका के लिए उसका झिल्ली का होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है, देखो कोशिका जो होती है ना वो एक झिल्ली में रहती है और इसी वजह से इसको एक निश्चित आकृति मिलती है। कोशिका को एक निश्चित आकृति मिल रही है, किस वजह से, क्योंकि उसके चारों तरफ है क्या, कोशिका झिल्ली। अभी कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, ठीक, वो क्या है, सुरक्षित है कोशिका झिल्ली की वजह से। कोशिका झिल्ली अगर नहीं होगी तो सारे अंग इधर उधर हो जाएंगे और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं रह जाएगी, और आकृति नहीं रह जाएगी तो ये अच्छे से इसके अंग कार्य नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं बन पाएगी, कोशिका जीवित ही नहीं रह पाएगी। ठीक, तो इसीलिए क्या है, कोशिका का झिल्ली का होना बहुत ही आवश्यक है, किस लिए, निश्चित आकृति होने के लिए। ठीक, अच्छा, दूसरा और क्या कार्य हो सकता है इसका, दूसरा कोशिका झिल्ली का क्या कार्य हो सकता है, देखो दूसरा कार्य ये होता है कि ये आवश्यक आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है, आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। देखो ये झिल्ली क्या करती है कि कोई कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो अंदर जाने चाहिए। ठीक, तो वो अंदर जाने देती है पदार्थों को, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मान लो ये अंग है अंदर काम करेंगे तो कुछ ऐसे भी पदार्थ अंदर बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिनका जरूरत नहीं होता है कोशिका में। अगर वो कोशिका के अंदर रुके वो पदार्थ तो कोशिका के अंगों को प्रभावित करेंगे, उनको खराब कर देंगे। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको बाहर निकालना है, कौन निकालता है, कोशिका झिल्ली। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अंदर जाने देना है, कौन लाने देता है, ये भी जाने देती है कोशिका झिल्ली। अच्छा, इसका उदाहरण हम लोग स्किन से समझते हैं। देखिए हम लोग की जो स्किन है, ठीक, ये भी क्या है, पूरी की पूरी कवरिंग है, पूरी बॉडी की क्या है, कवरिंग है। जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका को ढक के रखे हुए है, वैसे हम लोग की जो स्किन है वो पूरी बॉडी को ढक के रखे हुए। ठीक, अब क्या है, आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। तो देखो जैसे स्किन होती है, स्किन में से जो हमारे अनावश्यक पदार्थ हैं जैसे कि पसीना हुआ है, सीबम, तेल हुआ है, ये सब क्या होता है, बाहर आता रहता है, ये अनावश्यक है तो स्किन से बाहर आ रहा है। ठीक, ऐसे ही कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर जाने दे रही है झिल्ली। ठीक, और आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है। जैसे कि हमारी कोशिका में क्या है, कोशिका के अंदर जाना चाहिए क्या, ग्लूकोज जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है अंदर। कोशिका के अंदर और भी कई चीजें जानी चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो भी अंदर जो है जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को अंदर जाने दे रही है और अनावश्यक पदार्थ जो है ना उनको बाहर जाने दे रही है। ठीक, ऐसे स्किन जो होती है ना हमारे अंदर कौन चीज नहीं जाने देती है, जैसे कि धूल है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, ये सब इस पे इकट्ठा होते हैं, अंदर नहीं जाने दे रही स्किन। वैसे ही ये भी बेकार चीजें अंदर नहीं जाने दे रही और काम की चीजें बाहर, बेकार चीजें बाहर निकाल दे रही और काम की चीजें अंदर जाने दे रही, सॉरी। ठीक, ऐसे स्किन है। तो ये दोनों चीजें जो मिलके कोशिका झिल्ली मिलके ये दोनों काम पूरे करती है, यानी एक निश्चित आकृति प्रदान करेगी और दूसरा क्या करेगी, आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक,
अच्छा, अगर तीसरा हम लोग जाने क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का, तो तीसरा मेन काम होता है, ये क्या करती है, कोशिका को कोशिका को अन्य कोशिकाओं के साथ अन्य कोशिकाओं अन्य कोशिकाओं के साथ जोड़ कर रखती जोड़कर रखती है। अब देखो क्या होता है, मान लो ये एक कोशिका है, इसके आसपास भी और कोशिका होंगी, नहीं पूरा जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, एक कोशिका तो है नहीं, तो ये है एक कोशिका, इसके बगल में भी कोशिका होगी, इसके बगल में भी कोशिका होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये चारों तरफ कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से ब्लॉक की तरह जुड़ी हुई है, और जोड़ने में मदद कौन करता है, वो करती है कोशिका झिल्ली। ठीक, ये जो झिल्ली है ये कोशिकाओं क्या करती है, जोड़ के रखती है, एक दूसरे को जोड़ के रखेगी, जिससे क्या होंगे, इधर उधर नहीं होगी, अच्छे से सारी कोशिकाएं सेट रहती हैं और अंदर की क्रियाएं सारी अच्छे से चलती रहती हैं। ठीक, तो आई होप, मुझे उम्मीद है समझ में आया। कोशिका झिल्ली सबसे पहला ही अंग है ये कोशिका का, कोशिका झिल्ली। तीन चीजें इसमें अति आवश्यक होती हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग अब दूसरा अंग जानते हैं कोशिका का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा अंग जानते हैं। ठीक, चलिए आते हैं दूसरे अंग पे। ठीक, तो अभी हम लोग कोशिका के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तो हमने बाहर की चीज ही समझी, कोशिका झिल्ली। अंदर प्रवेश करते ही जो मेन अंग है उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे, मेन अंग। ठीक, और जो मेन अंग है अंदर प्रवेश करते ही, वो है हमारा कौन, केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का देखिए क्या काम होता है, न्यूक्लियस का ही मेन काम होता है, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। यानी क्या है, इसको बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क। जैसे हमारी बॉडी का मस्तिष्क कौन होता है, ब्रेन। हम लोग की बॉडी को कौन रेगुलेट करता है, पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, चाहे अंदर के ऑर्गन है चाहे बाहर के ऑर्गन हो। ऐसे ही जो कोशिका होती है उसके भी अंदर के जितने भी अंग हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्रक कर रहा है, यानी न्यूक्लियस कर रहा है, ये मेन है। ठीक, इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्रक की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं कोशिका केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, 1831 में कोशिका के केंद्र की खोज की गई थी। ठीक, और किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसको कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यानी पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा, पूरे जितने भी अंग हैं उनको कंट्रोल करेगा कौन, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक, अच्छा, केंद्रक क्या होता है, देखिए केंद्रक भी अंदर जाके दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक, इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक द्रव पाया जाता है। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें केंद्रक द्रव पाया जाता है, यानी जो आप गोल आकृति ये देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, केंद्रक द्रव है। ठीक, केंद्रक द्रव है, तो इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग बाल नुमा आकृति देख रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटीन। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, क्रोमेटीन। ठीक, ये जो जिग जैग आकृति दी, टेढ़ी मेढ़ी बाल नुमा आकृति, इसको बोलते हैं क्रोमेटीन। अभी क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन जो होता है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बनता है। डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, और इन्हीं दोनों को मिलने से क्रोमेटीन बन जा रहा है। समझ गए ना आप लोग। पहले तो क्या है, केंद्रक, फिर केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक द्रव, और इसी में जो बाल नुमा आकृति ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, यह है क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन किससे मिलकर बना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझना है चीजों को। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बन गया है क्रोमेटीन। अभी डीएनए का नाम सुन के आपको समझ में ही आया हो गया कि ये जो होता है अनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखता है। जो केंद्रक होगा वो अनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखेगा। ठीक, मान लीजिए अनुवांशिक सामग्री क्या होती है, जो हमारे बॉडी में मान लीजिए किसी की सेल में
जो अनुवांशिक सामग्री है वो नेक्स्ट सेल में जानी चाहिए। ठीक, वो कौन रखता है? वो रखता है क्रोमेटिन। ठीक, जो डीएनए होता है, इसमें डीएनए क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो केंद्रक में ही क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। ठीक, ये केंद्रक की सारी विशेषताएं हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये जिगजैग जिगजैग समझ लिया, क्रोमेटिन। अच्छा, एक चीज और इसमें पाई जाती है, ये आप देखेंगे, ये गोल गोल आकृति जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक, अभी न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का निर्माण होता है। इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक, अभी क्या है? ये है राइबोसोम का निर्माण करने वाला कौन? न्यूक्लियोलस। ठीक, तो ये देखिए कोशिका के पूरे जितने भी मेन 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 काम है वो आपने देख लिए। ठीक, ये है कोशिका की आकृति। इसके अंदर जो बालनुमा आकृति है इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, जिसका काम क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखना। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये जो गोल गोल आकृति देखिए ब्लैक, ये है कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। यानी राइबोसोम जो बनता है कोशिका में, वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। ठीक, तो ये आपने जान लिए। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में। ठीक, इसको क्या है? कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्र को क्या कहेंगे? कोशिका का मस्तिष्क भी। ठीक, बहुत ही अच्छे से समझना है चीजों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तो आपने देखा ना कि हम लोगों ने केंद्रक पढ़ लिया, और केंद्रक में जो लास्ट पढ़ा था न्यूक्लियोलस, जहां पे हो रहा था राइबोसोम का निर्माण। ठीक, तो एक राइबोसोम नया शब्द है, तो चलिए इसको भी जानते हैं क्या होता है राइबोसोम। ठीक, देखिए राइबोसोम, अब हम लोग समझेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम, ठीक, ये है हमारा राइबोसोम। अभी है कहाँ राइबोसोम? देखिए यहाँ न्यूक्लियोलस से बनता है और बन के धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये डॉट 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 छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये जो है सारा ये चिपका हुआ है इससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यही है हमारा राइबोसोम। ठीक, बहुत ही माइन्यूट होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग कहा जाता है इसको। ठीक, कोशिका का सबसे छोटा अंग किसको कहा जाएगा? राइबोसोम को। जो चिपका रहता है किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और बन के कहां से आता है? बन के आता है न्यूक्लियोलस से। ठीक, तो इसकी खोज किसने की थी ये जान लेते हैं। इसकी खोज की थी जॉर्ज पैलेट ने। जॉर्ज पैलेट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी इसकी 1955 में। ठीक, तो ये पूछेगा, कोई क्वेश्चन आएगा कि कोई राइबोसोम की खोज किसने की थी? किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ी सी और बेसिक जानकारी कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में पहले अगर हम लोग सबसे पहली बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये आपने सुना होगा, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री होगा सबसे पहला हमारा कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कह देंगे। ठीक, और क्या होता है? ये जब बनता है न्यूक्लियोलस से, तो बनने के बाद जो बाहर आ जाता है, चिपक जाता है किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यह ER से चिपका रहता है। मतलब न्यूक्लियोलस से बनेगा, और बनने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पे आके क्या है? ये चिपक जाएगा, और क्या करता है? वहीं पे संश्लेषण होता है प्रोटीन का। ठीक, ये प्रोटीन का, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये ER से चिपका रहता है, और इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। कब की थी? 1955 में। ठीक, तो ये आपने बेसिक जानकारी जानी है राइबोसोम के बारे में। और राइबोसोम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोशिका के लिए। देखो, हर एक अंग को कार्य करने के लिए प्रोटीन की जरूरत, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? वो करेगा कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके द्वारा करेगा? राइबोसोम के द्वारा करेगा। ठीक, तो अभी एक ये शब्द नया आया है ER, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो है हमारी कोशिका का नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, नेक्स्ट अंग है, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक, ये है हमारा। कौन है ये? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे 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 आकृति है जो केंद्रक से लगी हुई है, ये भी इधर है और ये भी इधर है, यही हमारा कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कौन चिपका है? राइबोसोम चिपका है, ठीक। तो अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी थॉमसन व पोर्टर। थॉमसन व पोर्टर नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, ठीक। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना चीजों को? बड़ी बारीकी से समझिएगा, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक। पहले हम लोगों ने क्या जाना है? कोशिका झिल्ली जानी है। कोशिका झिल्ली जानने के बाद हम लोग आगे केंद्रक में। केंद्रक में दो चीजें थी, एक क्रोमेटिन और दूसरा न्यूक्लियोलस, ठीक। तो न्यूक्लियोलस में क्या बनना था? राइबोसोम। तो हम लोगों ने राइबोसोम जान लिया। अभी राइबोसोम क्या होगा बनने के बाद? चिपक गया किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो हम लोग ये समझ रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक। तो अभी क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी किसने? थॉमसन एंड पोर्टर ने। अभी खोज तो की थी, इसके बाद देखा गया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो दो तरह की होती है, ठीक। एक होती है हमारी रफ ईयर, रफ ईयर यानी खुरदरी, खुरदरी। अच्छा, और एक होती है हमारी स्मूथ ईयर, स्मूथ ईयर। ईयर मतलब यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बोलते हैं हम लोग, स्मूथ बोलेंगे चिकनी, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए दो तरीके की, एक रफ ईयर है और एक सॉफ्ट ईयर। ये जो आप ट्यूब की तरह देख रहे हैं ये सॉफ्ट ईयर है और ये है हमारी रफ ईयर, ठीक। तो अभी क्या हम लोग अलग अलग समझते हैं रफ ईयर और सॉफ्ट ईयर को, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे? रफ करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइबोसोम का। इसको हम लोग ऊपर लिख के समझते हैं अच्छे से कि क्या होती है रफ ईयर और क्या होती है सॉफ्ट ईयर, ठीक। तो इसको मैं ऊपर लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रफ ईयर की, ठीक। रफ ईयर, अभी देखो क्या होता है रफ ईयर में? क्या होता है? इसी भाग में आके राइबोसोम सारे चिपकते हैं, ठीक। सॉफ्ट ईयर में नहीं चिपकते हैं। रफ ईयर जो है इसी में आके चिपक जाएंगे, न्यूक्लियोलस से बनेंगे और आके चिपक जाएंगे कहाँ पे? रफ ईयर में। और यहीं पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इसी में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण। अच्छा, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देखो राइबोसोम प्रोटीन होता नहीं है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। तो किसके द्वारा मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम? वो है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब यहाँ पे आके चिपकेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? इसमें संश्लेषण करेगी, इसमें कुछ क्रियाएं करेगी और वही बना देगी क्या? प्रोटीन। राइबोसोम को जोड़ के अपने में क्या बना देगी? प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। खुरदरी ईआर जो है इसमें क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा, अच्छे से यहाँ पे क्या है? प्रोटीन बनाई जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें स्मूथ ईआर की। इसके बाद हम लोग बात करें स्मूथ ईआर की। तो देखो उस स्मूथ ईआर में भी कुछ ना कुछ होता है, इसलिए अलग है वो। तो स्मूथ ईआर में जो होता है, यहाँ होता है वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। वसा क्या होती है? वसा भी जरूरी है कोशिका के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह से कार्य करने के लिए, ठीक। हर चीज जरूरी है, वैसे ही वसा भी होती है, वो भी जरूरी होती है कोशिका के अलग अलग अंगों को कार्य करने के लिए। तो उसका निर्माण कहाँ होगा? उसका संश्लेषण कहाँ होगा? स्मूथ ईआर पे। यानी ये ट्यूब वाली आप आकृति देख रहे हैं, यहाँ पे होगा जो निर्माण किसका? वसा का, ठीक। अच्छा, इसी में क्या होता है? स्मूथ ईआर में ही क्या होता है? यहाँ पे कैल्शियम, यहीं पे कैल्शियम व ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है। अभी कैल्शियम तो आप जानते ही होंगे, ग्लाइकोजन समझ लेते हैं। कोशिका के किसी अंग को अगर कैल्शियम की जरूरत है तो कहां से लेगा? स्मूथ ईआर से लेगा। कोशिका किसी अंग को वसा की जरूरत है तो उसका संश्लेषण कहाँ हो रहा है? स्मूथ ईआर में हो रहा है। कोशिका के किसी अंग को अगर प्रोटीन चाहिए होगी तो वो कहाँ पे संश्लेषण और उसका? रफ ईआर में हो रहा है, ठीक। ये सारी चीजें ईआर के बारे में। अच्छा, एक शब्द ग्लाइकोजन है, ये समझ लीजिए आप लोग। ग्लाइकोजन जो होता है वो छोटा ही रूप होता है, छोटा रूप होता है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ही छोटा रूप है ग्लाइकोजन, यानी कई ग्लूकोज मिलके क्या बना लेते हैं? ग्लाइकोजन बना लेते हैं। तो
ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या रहता है, यहाँ पे इकट्ठा रहता है स्मूथ ईयर में। जब कभी कोशिका को क्या जरूरत होगी, ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन क्या है, टूट जाएगा और बन जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और कोशिका के जिस अंग को जरूरत है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, तो ये आप समझ लिया ग्लाइकोजन क्या होता है, कैल्शियम कहाँ बनता है और वसा कहाँ बनती है, सारी चीजें आपने समझ ली किसमें, ईआर में, दोनों ईआर, रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर। ठीक, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर। अभी क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा अंग है। ठीक, तो आगे आप जो देखेंगे ये डॉट 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 डॉट, ये राइबोसोम है सारे, कुछ राइबोसोम चिपक जाते हैं स्मूथ ईआर से, सॉरी रफ ईआर से, और कुछ जो है फ्लोट करते रहते हैं। ठीक, अच्छा इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये आपको ये आकृति देखने को मिल रही होगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। इसको क्या बोला जाएगा, गोल्जी बॉडी। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं इस तरफ जो आई है आकृति, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अच्छा, इसकी खोज की थी किसने, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम से ही बना दिया गया है गोल्जी बॉडी। ठीक, कैमिलो गोल्जी जो थे इन्होंने ही खोज की थी इसकी 1945 में। सॉरी 1945 में नहीं की थी। कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी जो है इस तरह की आकृति आप देखेंगे, आगे के जो है ना ये जो वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी, और खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक, अच्छा कब की थी, 1878 में की थी, 1878 में की गई थी गोल्जी बॉडी। अब इसका काम क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, यह प्रोटीन को अन्य अंगों के लिए, अन्य अंगों के उपयोग हेतु अनुकूल बनाती है। सबसे पहला काम क्या होता है, देखो जो प्रोटीन बनी है वो कहाँ बनी है, रफ ईआर से, रफ ईआर से प्रोटीन बनी, और बनने के बाद क्या है, गोल्जी बॉडी में जाती है। अभी क्या होता है, यहाँ से जो प्रोटीन बनी है, यानी रफ ईआर से जो प्रोटीन बनी है, वो अभी जो अदर अंग हैं उनके उपयोग के काबिल नहीं है, उसके उपयोग के लायक नहीं है। अभी क्या है, उसको क्या है, उनके उपयोग के काबिल बनाने के लिए कौन काम करेगा, गोल्जी बॉडी। ये क्या करेगा, प्रोटीन का बंडल बना देगा, प्रोटीन बिखरी बिखरी होगी, उसको क्या करेगा, एक बंडल बना देगा, एक शेप दे देगा, शेप देके उसको पैक कर देगा, एक कार देके उसको पैक कर देगा, और पैक करके फिर इसको आगे बढ़ाएगा। ठीक, यहाँ से जो प्रोटीन बनकर निकली है वो अदर अंगों के उपयोग के लायक अभी नहीं है। ठीक, उसको उपयोग के लायक कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी, उसको एक शेप देके, एक निश्चित आकार देके और बंडल यानी पैक बना के। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को अन्य अंगों के उपयोग हेतु अनुकूल बनाता है गोल्जी बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, और क्या करता है, यह प्रोटीन का परिवहन भी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा ये। यानी जहां जिसको ले जाना है वो कौन भेजेगा, गोल्जी बॉडी ही भेजेगा, इसी के दौरान इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हालांकि ले वेसिकल जाते हैं, यहाँ से छोटे छोटे वेसिकल जो होते हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन उनको उपयोग लायक बनाएगा यही। ठीक, वेसिकल में पैक करेगा कौन, यही करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। ठीक, तो ये आपने समझ लिया गोल्जी बॉडी का काम। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ऊपर की तरफ और दूसरा आकृति देखेंगे, ये आकृति। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, इसका कार्य जो होता है, ये जो है कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करता है, कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत। यानी क्या होगा, देखो ये है हमारी कोशिका, इसके पूरे जितने भी अंग हैं उनमें से कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम धीमा करने लगेगा कि अभी उपयोग के लायक नहीं रह गया है कोशिका में,
तो ये जो होता है ना लाइसोसोम, इसमें पाया जाता है एक जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और वही जो ये है लाइसोसोम छोड़ देता है जब कभी देखता है कोई अंग काम नहीं कर रहा है। मान लो गोल्जी बॉडी काम सही से नहीं करेगा, अगर लगा कि ये काम करने लायक नहीं बचा है, ये क्या है बहुत ही बुरी तरीके से बेकार हो चुका है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, जल अपघटक एंजाइम पे छोड़ेगा और ये हो जाएगा पूरा बेकार, पूरा बेकार हो जाएगा, ये पचा लेगा और इसकी जगह दूसरा जो है ना सेंट्रोसोम बना देगी, कौन, गोल्जी बॉडी। ठीक, ऐसे ही सेंट्रोसोम बेकार होगी उस पर छिड़केगा, माइटोकॉन्ड्रिया बेकार होगी उस पर छिड़केगा, रफ ईयर सॉफ्ट ईयर कोई भी बेकार होगा उस पर ये क्या करेगा, सेंट्रोसोम लाइसोसोम ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और वो क्या होगा, पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा बन जाएगा। यानी क्या करेगा, ये क्षतिग्रस्त जो भी अंग होगा उसको क्या करेगा, मरम्मत करके दूसरा बनवाने में मदद करता है। ठीक, अगर क्या होगा, मान लो ये काम करना छोड़ दिया गोल्जी बॉडी ने और ऐसे ही कोशिका के अंदर पड़ा रहेगा तो नुकसान करेगा अन्य अंगों के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, इसीलिए इस पे जो भी अंग देखेगा कि बेकार हो गया उस पे छोड़ देगा जल अपघटक एंजाइम और वो अंग क्या होगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा बनने में मदद करेगा हमारा लाइसोसोम। ठीक, अपने आप बन जाएगा दूसरा, सेंट्रोसोम बना देगा उसको। ठीक, तो समझ में आ गया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है लाइसोसोम। अच्छा, एक चीज और करता है ये, कभी कभार ये देखेगा कि मान लीजिए पूरी की पूरी कोशिका ही कार्य करना छोड़ दी, कहीं की कोशिका क्या है, पूरी की पूरी कोशिका ही कार्य करना छोड़ दिया है। अब अगर पूरी कोशिका वहां पे कार्य करना छोड़ दी तो और ही ज्यादा दिक्कत होगी, तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद फट जाएगा। अभी क्या कर रहा था, सिर्फ अंगों पे छिड़क रहा था, अभी क्या करेगा, जब देखेगा पूरी कोशिका काम करना छोड़ दी है तो पूरा का पूरा खुद फट जाएगा और फटेगा ना, पूरे जहां जहां सारे अंग है सभी पे जाएगा जल अपघटक एंजाइम और सभी हो जाएंगे तबाह, सब हो जाएगी कोशिका चौपट और उसकी जगह बन जाएगी दूसरी कोशिका। समझ रहे हैं ना, सब जगह ये छिड़क देगा और पूरी तरह से कोशिका हो जाएगी बेकार और दूसरी कोशिका जो है, दूसरे अगल बगल जो सेंट्रोसोम होगी वो दूसरी कोशिका को क्या करेंगी, वहां पे बना लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को ही बोला जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक, यही होती है आत्महत्या की थैली, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। कौन, लाइसोसोम, सभी का देखो अलग अलग नाम है, राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री, केंद्रक है कोशिका का मस्तिष्क। ठीक, और ये है हमारे लाइसोसोम कौन है, जल अपघटक एंजाइम रखते हुए आत्महत्या की थैली। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अभी हम लोग आगे के अंक की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब ये हो गया ना, केंद्रक हो गया हमारा, रफ ईयर हो गया, सॉफ्ट ईयर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया और लाइसोसोम हो गया। अच्छा, इधर आप ये देखेंगे ना टी शेप में, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेंट्रोसोम। ये अपना सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का भी बहुत मेन काम होता है, इसको सही से लिखिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोशिका विभाजन में। ठीक? ये कोशिका विभाजन में भूमिका निभाती है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है वो डैमेज हो गई है, तो कोश जो दूसरी सेल होती है उसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या करेंगे, उसको अपने आप को विभाजित करके दूसरी कोशिका बना देंगे, उसकी जगह क्या है, पूरी कर देंगे। तो सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन का काम करता है, कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको क्या करेगा, विभाजन करके दूसरा बना देगा, यानी पूरी की पूरी कोशिका को क्या करेगा, नया कर देगा, फोटोकॉपी बना देगा, सेंट्रोसोम। ठीक, तो इसीलिए लिखा है यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भूमिका निभाती है। ठीक, सेंट्रोसोम ही होता है जो कोशिका विभाजन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अपने जैसी दूसरी कोशिका को बनाने के लिए। ठीक, याद रखिएगा कौन होता है वो, सेंट्रोसोम। ठीक, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे अगर, तो ये जो छोटी छोटी आप डॉट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉक्यूल्स। ये है हमारे वॉक्यूल्स यानी रसधानी, इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। ठीक,
रसधानी देखिए क्या होता है, रसधानी का मतलब होता है रस, और रस का मतलब होता है जल। ये क्या होता है, इसमें जल संग्रह होता है, इसमें क्या होगा, जल संग्रह। अभी क्या है, कोशिका को कभी कभी क्या होती है, जल की जरूरत होती है, तो क्या होता है, जल नहीं मिल पाता है तो क्या करती है, इन्हीं वॉक्यूल से ले लेती है। यानी कि क्या है, कोशिका को अच्छे से कार्य कराने के लिए अगर जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करेगी, वॉक्यूल्स उसको क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। वॉक्यूल्स में पहले से ही क्या है, रहता है जल, इसमें जल संग्रह रहता है, और जैसे ही कोशिका के किसी अंग को जरूरत पड़ी या कोशिका को जरूरत पड़ी, वहां से वो ले लेगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज याद रखनी है आपको, जो प्लांट सेल होती है, यानी वनस्पति जो होती है, वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका में वॉक्यूल जो होते हैं बड़े होते हैं, रसधानी जो होती है बड़ी होती, बड़ी बड़ी होती। क्यों, क्योंकि देखो पेड़ को ज्यादा जरूरत होती है जल की। जब कभी क्या होता है, ऐसा मौसम आएगा जिस समय जल नहीं मिल पा रहा है पौधों को, तो वो क्या करेगा, अपनी कोशिका में जो बड़े बड़े वॉक्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो रसधानी है, उनमें से ही जल लेके अपनी क्या है, क्षतिपूर्ति कर लेता है, अपनी जड़ों को क्या है, ताजा रखता है। और जब कभी बाहर से पानी मिलने लगा तो फिर क्या है, बाहर से लेके अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन जब पानी नहीं मिल रहा है तो कहां से ग्रो कर पाएगा, तो क्या करेगा, इसीलिए क्या करता है, छोटे छोटे नहीं, पेड़ों में बड़े बड़े वॉक्यूल्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, जल को संग्रह रखते हैं। ह्यूमन कोशिका में छोटे छोटे वॉक्यूल्स होंगे, और पादप कोशिका में, वनस्पति कोशिका में बड़े बड़े होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, वॉक्यूल्स का काम क्या होगा, ये जल संग्रह का काम करेगा, और पेड़ों में, वनस्पति में क्या होगा, बड़े बड़े वॉक्यूल्स होंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, वॉक्यूल्स हो गया। ठीक, अभी क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रख करें स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, तो अभी सभी अंग हो गए, अभी एक अंग और बचा है, मेन इंपॉर्टेंट अंग है, वो कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारा है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो देखो अल्टमैन ने खोज की थी, अल्टमैन ने खोज की थी 1890 में। ठीक है, अल्टमैन ने खोज की थी 1890 में। लेकिन इन्होंने क्या है, नाम उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, नाम उसको दिया था बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट, सॉरी, नाम इन्होंने दिया था बायोब्लास्ट। ठीक, इसके बाद एक और आए वैज्ञानिक, सी बेंडा, एक वैज्ञानिक आए सी बेंडा, क्लियर लिखते हैं, सी बेंडा, इन्होंने फिर इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो अगर कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है, तो वो किसने दिया था, सी बेंडा ने, और खोज किसने की थी, खोज की थी हमारे अल्टमैन ने, कब, 1890 में। ठीक, अच्छा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये देखिए, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस तरह की आकृति देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आपने सुना होगा, इसको कोशिका का पावर हाउस हम लोग कहेंगे, कोशिका का पावर हाउस, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, पावर हाउस की बहुत ही जरूरत है, ऊर्जा की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि पावर हाउस में ऊर्जा ही बनता है, तो इसीलिए क्या है, ये ऊर्जा के उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, ऊर्जा यानी कि शक्ति की जरूरत होगी कोशिका को, किसी अंग को अगर शक्ति की जरूरत है तो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम करेगा और ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा बना के क्या है, सारे जितने भी अंग हैं उनको देगा। ऊर्जा का मतलब होता है, ये ग्लूकोज को बदलता है किसमें, एटीपी में, कोशिकीय श्वसन होता है इसमें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी में, और एटीपी ही है जो कोशिका अपने अंगों को कार्य कराने के लिए कंज्यूम करती है। ग्लूकोज नहीं कंज्यूम करेगी, ग्लूकोज को बदलना पड़ता है किसको, एटीपी में, और वो कौन बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया बदलता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऊर्जा का। तो यही चेंज होगा, जब जब ग्लूकोज एटीपी में चेंज होगा तभी कोशिका अच्छे से कार्य कर पाएगी, और कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अच्छा, एक चीज और इसके बारे में जान लेनी, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, आंतरिक झिल्ली देख रहे हैं, इसमें दो झिल्ली होती है। ठीक, तो आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक जो परत होती है, आंतरिक परत को
क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक परत क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली को क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, और इसको कोशिका का क्या कहेंगे? पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? ये सारे अंग हमारे होते हैं पूरे कंप्लीट। हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, सेंट्रोसोम पढ़ा, वॉक्यूल्स पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अभी क्या होता है? ये जो कोशिका के अंग हैं और ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर क्या होता है? एक चिपचिपा तरल भरा होता है, एक चिपचिपा द्रव भरा होता है। ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव। इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटो समझ रहे हैं ना आप लोग? साइटो मतलब कोशिका होता है। हम लोगों ने जब पहली क्लास की थी तो हम लोगों ने जाना था कि बायोलॉजी में कोशिका क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। बायोलॉजी में कोशिका क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। कोशिका द्रव, द्रव दूर हो गया द्रव, अभी ठीक है। ठीक, देखो कोशिका द्रव क्या होता है? ये एक चिपचिपा तरल होता है जो कोशिका के अंदर भरा गया होता है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? ये कोशिका के अंगों को, ये कोशिका के अंगों को व्यवस्थित रखता है, व्यवस्थित रखता है। कोशिका के देखिए ये सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, इधर गोल्जी बॉडी है, इधर वॉक्यूल्स है। तो ये सारे जो अंग हैं एक व्यवस्था में है, एक दूसरे से क्या है? टच नहीं हो रहे हैं। जहां जिसकी स्थिति है वहीं पे स्थिर है। ये किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से, कोशिका द्रव की वजह से। ये नहीं होगा तो सारे अंग एक दूसरे में टकराएंगे और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम इसका यही होता है कि जो कोशिका के अंग हैं उनको क्या करना है? व्यवस्थित रखना है, बहुत ही अच्छे से एक जगह व्यवस्थित रखना है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करें इसके काम की, तो देखो दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका काम होता है, इसमें इसमें कोशिकीय कंकाल पाया जाता है, कोशिकीय कंकाल पाया जाता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें कोशिकीय कंकाल पाया जाता है जो कोशिका को, जो कोशिका को आंतरिक सहारा देता है, आंतरिक सहारा देता है। देखो क्या है? कोशिका के जो अंदर के अंग हैं वो तो चलो साइटोप्लाज्म की वजह से अलग रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? कोशिका के अंगों को व्यवस्थित भी रखेगा। लेकिन अगर कोशिका पे थोड़ा सा दबाव पड़ा तो ये दब नहीं जाएगी, और दबेगी तो सारे अंग फिर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो तब ऐसे व्यवस्थित रख पा रहा है जब इस पर कोई दबाव नहीं है, यानी हल्का सा दबाव पड़ेगा तो सारे अंग फिर दब जाएंगे। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म व्यवस्थित तो रखता है, साथ में इसके अंदर क्या है? कोशिकीय कंकाल यानी कि माइक्रोफिलामेंट, छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब नुमा आकृति पाई जाती है पूरे साइटोप्लाज्म में। पूरे कोशिका द्रव में ट्यूब नुमा ऐसे 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 आकृति पाई जाती है चारों तरफ, जो क्या करती है? कोशिका को अंदर से सहारा देती है, आंतरिक सहारा देती है। ठीक, ऐसे चिपकने नहीं देगी। चिपकेंगी तो क्या आ जाएगा? बीच में साइटोस्केलेटन आ जाएगा, वही ट्यूब आ जाएंगे जिससे चिपक नहीं पाएगी, आंतरिक सहारा पूरा देगा। कौन? कोशिकीय कंकाल। कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक, तो ये आपने दो मोस्ट इंपोर्टेंट काम जान लिए, कोशिकीय कंकाल के और साइटोप्लाज्म के। ठीक है, कोशिका के अंगों को व्यवस्थित रखेगा और इसमें कोशिकीय कंकाल पाया जाता है जो कोशिका को आंतरिक सहारा देता है, चिपकने नहीं देगा। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकीय श्वसन भी होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। अच्छा, कोशिकीय श्वसन क्या होता है? देखो कोशिका के अंदर जो है ना कई सारी क्रियाएं होती है, यानी ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज को जो एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आएगा। ठीक, एक विधि होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे ग्लूकोज को बदला जाता है पायरोविक एसिड में। ठीक, तो पायरोविक एसिड में चेंज होगा,
फिर अलग जाके चेंज होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आते आते ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को फिर क्या किया जाएगा, फिर एटीपी में बदला जाएगा। यानी साइटोप्लाज्म में पहले ही कोशिकीय श्वसन होकर क्या करवा जाता है, ग्लूकोज को पायरोबिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, और इसी चेंज करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, जो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें आपको आई होप कोशिका के बारे में समझ में आई होगी, और बेसिक इतना जानना बहुत ही अच्छे से जरूरी है कोशिका के बारे में। ये है पूरी इसकी कार्यविधि। ठीक, अच्छा अभी क्या है, कोशिका के अंदर के अंगों के बारे में जान लिया, उनका नाम जान लिया, उनके कार्य जान लिए, व्यवस्थित जान ली कहाँ पे क्या है। अभी क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो चीजें पूछी जाती है वो भी हम लोग जान लेते हैं कोशिका के बारे में। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करके हम लोग आगे देखते हैं। जाती है क्या चीज, प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी लवक, ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक, अच्छा प्लांट सेल में लवक पाया जाता है। अभी लवक क्या होता है, तीन तरह का होता है। ठीक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। ठीक, इसको सही से लिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, और तीसरा आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये देखिए तीन तरह के होते हैं। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सॉरी क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ठीक, ये क्या होता है, जो फलों को या पत्तों को जो है रंग प्रदान करता है। यानी कि पेड़ में जो फल होंगे, पत्ते होंगे, उनको क्या करेगा, रंग प्रदान करेगा। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है रंग प्रदान करना। ठीक, अभी रंग क्या, देखिए जैसे कि चुकंदर आपने देखा होगा, खाया भी होगा, तो चुकंदर का लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा नोन। बीटा नोन, यानी कि बीटा नोन जो होता है वो हमारा जो होता है चुकंदर को क्या करता है, बीटा नीन, सॉरी बीटा नीन जो होता है चुकंदर को लाल रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है चुकंदर को बीटा नीन के नाम से एक लाल रंग प्रदान करता है, ये प्लास्टिड होता है। ठीक, ऐसे ही गाजर आपने देखा होगा। ठीक, गाजर में जो होता है रंग लाल, वो इसी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से। ठीक, ऐसे ही टमाटर जो होती है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन की वजह से, लाइकोपेन। ठीक, तो ये क्या है, ये अलग अलग जो है ना पिगमेंट है, ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट से। ये आ रहे हैं कहां से, क्रोमोप्लास्ट से। ठीक, अच्छा इसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये होता है अवर्णित लवक, इसको अवर्णित लवक भी बोलते हैं, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का मतलब ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होगा, और ज्यादातर कहाँ जड़ों में पाया जाता है, पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है अवर्णित लवक। ठीक, ये होता है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, इसको बोलते हैं हम लोग हरित लवक। ठीक, हरित लवक ये कहाँ पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों, यानी कि जो पत्तियां होती है पेड़ की हरी होती है किस वजह से, हरित लवक की सॉरी, जो पत्तियां होती हैं वो हरित लवक पे, सॉरी हरित लवक की वजह से हरी होती है। ठीक, ये तीन प्लास्टिड होते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, ये तीनों पाए जाएंगे प्लांट सेल में, यानी कि वनस्पति कोशिका में। ठीक, तो ये आपने जाना है कोशिका के बारे में सारी चीजें। ठीक, अच्छा अभी एक चीज और जान लेते हैं लास्ट में, क्या होता है, कोशिका भी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, इसको रफ करते हैं। कोशिका भी जो होती है वो दो तरह की होती है, यानी हम लोग बात करें सेल की, कोशिका की, तो ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारी यूकैरियोटिक, और एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक।
ठीक। तो यूकैरियोटिक देखिए क्या होती है, जितने भी ह्यूमन सेल हैं या प्लांट सेल हैं, ये सब जो है वो है हमारी कौन, यूकैरियोटिक। ठीक, क्योंकि ये होती है बहुकोशिकी, इनको बोलते हैं हम लोग बहुकोशिकी, बहुकोशिकी। ठीक, जैसे कि प्लांट हैं, पादप, ठीक, मानव, ठीक, जंतु, ठीक, ये सारे जितने भी हैं जीव, देखो जीव क्या है, जीव मानव में भी आएगा। ठीक है, तो पादप हैं, मानव हैं, जंतु हैं, ठीक है, ये सारे जो भी हैं ये किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में, यानी यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक कोशिका का मतलब इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है, एक कोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय, जैसे कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक ही सेल होती है, एक सेल होती है, सिंगल सेल, वही पूरी क्या है, जीवित रहती है, वही कार्य करती रहती है। ठीक, तो याद रखिएगा कोशिका में भी दो तरह की कोशिका, एक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होती है जैसे पादप, मानव और जंतु में, और एक होता है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जैसे कि बैक्टीरिया में। ठीक, तो ये आपको पूरी चीजें क्लियर हुई होगी सेल के बारे में, पहली क्लास भी कर ली, अभी भी कर ली, दोनों क्लासें हो गई, आपको कोशिका का पूरा हमने बताया जो भी जरूरत था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और लगे रहेंगे। ठीक है, और समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करते रहिए। देखिए समय क्या है, समय सभी को मिला है बराबर, है ना, सभी को बराबर